Hello everyone. Today we discuss about a very new topic which is motion of system of particles and rigid body. इससे पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था व्हाट इज़ मोशन। बॉडी पर जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब उस बॉडी पर मोशन होता है। बट आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मोशन तो हो रहा है फोर्स अप्लाई करने से, लेकिन ऑब्जेक्ट के किस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करने से वो मोशन होगा ये वेरी करता है। इसके भी कुछ सिग्निफिकेंस फार्मूलाज हैं, कुछ थ्योरीज हैं जिसके ऊपर बेस्ड है हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारा ये पूरा वर्ल्ड कई तरह के ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट, कुछ बहुत ही लार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो लार्ज ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बॉडी, वो उसका एक फाइनाइट साइज़ है और फाइनाइट साइज़ है इसीलिए उसमें हर तरह के अलग अलग मोशंस होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में यहाँ आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। और उसके ऊपर जो मोशन होते हैं उसे पता करने के लिए हम उसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसीडर करते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट के किसी एक पार्टिकल के फीचर के बारे में जान जाएं कि उस पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लग रहा है और किस फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा है, या फिर किस पॉइंट पर फोर्स लगने की वजह से वो मूव कर रहा है, और क्योंकि हमने उसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर किया है उस ऑब्जेक्ट को, तो अगर हम एक पार्टिकल के बारे में स्टडी कर लेते हैं तो उसके कंसीडरिंग जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का फीचर एक जैसा होगा, क्योंकि वो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक जैसे पार्टिकल्स से मिलकर वो सिस्टम बना है, वो ऑब्जेक्ट बना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है सेंटर ऑफ मास। व्हाट द एक्चुअली सेंटर ऑफ मास इज़, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। इस चैप्टर में 11 क्लास के CBSE बोर्ड के 11 क्लास में बेसिकली हमें सिर्फ एक ही मोशन के बारे में डिस्कस करना है, जो कि है प्योरली रोटेशनल मोशन। लेकिन उससे पहले बाकी 2 जो मोशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन मोशन, प्योरली ट्रांसलेशन मोशन, सेकेंड वन इज़ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, एंड द थर्ड वन इज़ प्योरली रोटेशनल मोशन। तो जो फर्स्ट मोशन है प्योरली ट्रांसलेशन मोशन एंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ही डिस्कस करूँगी और उसके बाद प्योरली रोटेशनल मोशन के बारे में एक लॉन्ग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो एक्चुअली व्हाट इज़ ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन को सिंपली अगर सिंपल वर्ड में मैं समझाना चाहूँ, अगर मैं कोई भी रिजिड बॉडी सपोज करती हूँ, जस्ट एक ब्लॉक, कोई भी एक रिजिड ब्लॉक वो अगर स्लाइड कर रहा है किसी प्लेन पर या फिर किसी इंक्लाइंड सरफेस पर। इंक्लाइंड सरफेस का क्या मतलब है, जस्ट एज अ स्लाइडिंग सरफेस। ओके, और वो रिजिड बॉडी, सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, स्क्वायर शेप का हो, किसी भी शेप का हो, लेकिन वो सर्कल नहीं होगा। सर्कल के बारे में, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी थोड़ी देर बाद ही। तो अगर वो ऑब्जेक्ट किसी प्लेन पर, अगर वो ऐसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है या फिर इंक्लाइन सरफेस है, उस पर अगर मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है या फिर मूव कर रहा है, तो इस सिस्टम पर जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया है, उस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या तो फिर उस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल उसके साथ साथ मूव करेगा। ओके, तो क्योंकि वो बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मतलब वो उसका हर एक पार्टिकल उस सरफेस पर मूव करेगा। ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन मोशन का। उसके बाद है हमारा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, यानी कि कोई एक सर्कुलर बॉडी, जस्ट सपोज ये बॉल, अगर ये एक इंक्लाइन सरफेस है और यहाँ पर एक बॉल कंसीडर कर रहे हैं, तो ये बॉल रोटेट तो कर रहा है अपने एक्सिस पर, ये रोटेशन होगा इसका कुछ इस तरह से, अपना एक्सिस जहाँ पर उसका रोटेशन हो रहा है, और साथ साथ ये स्लाइड भी कर रहा है प्लेन सरफेस पर या फिर इंक्लाइन सरफेस पर। इंक्लाइन मतलब टिल्ट सरफेस। ओके, तो यहाँ पर इसका रोटेशनल मोशन भी हो रहा है जिसके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं, और साथ साथ यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन भी ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, यानी कि इसका हर एक इस बॉडी का हर एक पार्टिकल रोटेट भी कर रहा है और साथ में स्लाइड भी कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन।
ओके, तो हमें जो स्टडी करना है डिटेल में जिसके बारे में, वो है अबाउट रोटेशनल मोशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट रोटेशन मोशन। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ रोटेशनल मोशन। द लाइन और अ फिक्स्ड एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग इस एक्सेस ऑफ रोटेशन, वो उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है। कहने का क्या मतलब है, अगर ये एक बॉल है, सपोज ये एक सर्कल है, ओके, तो सर्कल हमेशा रोटेट ही करेगा अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स एक्सिस के। अगर हम इसे इसका सेंटर मानते हैं इस बॉल का, तो ये हमारा एक फिक्स्ड एक्सिस है। ओके, तो इस फिक्स्ड एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस, या फिर यहाँ तक का डिस्टेंस, या फिर यहाँ तक का किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट में इस फिक्स्ड एक्सिस से वो हमेशा सेम रहेगा, और वो है उसका रेडियस, ऑब्जेक्ट का रेडियस। और ऑब्जेक्ट का रेडियस सेंटर से हमेशा इक्वल रहता है। इसीलिए अगर इस बॉल में या फिर किसी भी सर्कल में एक्सिस से हम जिस भी पॉइंट को मेज़र करेंगे वो हमेशा सेम होगा, और क्योंकि उसका हर एक पॉइंट उसके फिक्स पॉइंट से या फिर उसके एक्सिस से कह सकते हैं फिक्स है, इसलिए उसके हर एक पॉइंट का वेलोसिटी भी फिक्स रहेगा, वेलोसिटी भी सेम होगा। ओके, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है अबाउट रोटेशनल मोशन। सो इसे एक और बार फिर से डिफाइन करते हैं। इट इज़ एक्चुअली ए लाइन और अ फिक्स्ड एक्सिस अबाउट विच इट्स रोटेटिंग is its axis of rotation. A rotating body is said to be in purely rotational if all the points have the same radius from the center, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट रेडियस से, सेंटर से उसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, मतलब उसका रेडियस हमेशा इक्वल होगा किसी भी पॉइंट पर। ऑफ रोटेटिंग विल हैव सेम वेलोसिटी, और उसके हर एक पॉइंट का वेलोसिटी भी सेम होगा। ओके, क्योंकि उसका हर एक पॉइंट रेडियस, उसका रेडियस कभी वेरी नहीं कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का सेंटर से। ओके, तो यहाँ हमें बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है। पहला है रोटेशनल मोशन और सेकंड वन इज़ प्रिसिजनल मोशन। रोटेशनल मोशन और प्रिसिजनल मोशन में एक कॉमन डिफरेंस ये है कि रोटेशन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी का रोटेशन मोशन उसके फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट होता है, यानी कि उसका जो एक्सिस है जिसके सराउंडिंग में वो मूव करेगा या रोटेट करेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। और प्रिसिजनल मोशन, प्रिसिजन वर्ड का ही मतलब है मान लेना या फिर सपोज करना। ओके, तो प्रिसिजनल मोशन यानी कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन वो फिक्स नहीं होगा प्रिसिजनल मोशन में। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है अबाउट रोटेशन मोशन एंड प्रिसिजनल मोशन। ओके, सो लेट्स डिफाइन इट। रोटेशन मोशन का सिंपल डेफिनेशन अभी हमने देखा, ये अबाउट एन एक्सिस रोटेट करेगा, अबाउट अ फिक्स एक्सिस। तो बॉडी मूव करेगा इन अ सर्कल विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड इट हैज़ ए सेंटर ऑन द एक्सिस। उसका सेंटर, उसका एक्सिस ही उसका सेंटर होगा जिस एक्सिस के सराउंडिंग में वो बॉडी रोटेट करेगा। और रोटेशनल मोशन का क्या मतलब है, यानी कि वो परपेंडिकुलर एक्सिस के कॉरस्पॉन्डेंस उसका रोटेशन होगा। ओके, और प्रिसिजनल मोशन जैसे कि अभी मैंने बताया उसका एक्सिस फिक्स नहीं होगा, वो किसी फिक्स एक्सिस के सराउंडिंग में रोटेट नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अबाउट, जो कि मैंने पहले ही टॉपिक बताया था, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को इस चैप्टर का की पॉइंट कहा जाता है। की पॉइंट क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर फोर्स लगाने से एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट द सेंट्रॉइड। सपोज ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, परपेंडिकुलर, सर्कुलर, रोम्बस, रेक्टेंगुलर, एनी शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इट डजेंट मैटर, वो किसी भी शेप का हो वो ऑब्जेक्ट, उसका एक सेंटर होगा, एक सेंटर ऑफ मास होगा। यानी कि अगर हम एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं तो इस बॉल का भी एक सेंटर ऑफ मास है। कहाँ है? इसके सेंट्रॉइड में। ठीक है, एक अगर आपने कभी देखा होगा तो मैं डिस्कस करूँगी सिंपल वर्ड में, कि कोई भी फुटबॉलर या फिर कोई भी बास्केटबॉल इन जनरल आप देखेंगे कि वो स्पिन करते हैं बॉल को सिर्फ एक उंगली पर रखकर। आई कांट डू दिस, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि वो स्पिन करते हैं बॉल को सिर्फ एक उंगली पर रखकर। कैसे? हाउ इज़ इट पॉसिबल?
वो बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि वो बैलेंस करते हैं उसके सेंटर ऑफ मास में, जहाँ उस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। ओके, हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि उस बॉडी का पूरा मास उस एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। इसीलिए जब उस पॉइंट पर हम उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं जस्ट ऐसे, तब उसे जब हम रोटेट कराते हैं, क्योंकि उस पूरे बॉडी का मास उस एक पॉइंट पर है, इसीलिए वो बॉडी रोटेट करता है, वो फॉल डाउन नहीं करता, क्योंकि उसका पूरा मास उसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। सो दैट पॉइंट इज़ एक्चुअली द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है। और जब हम फोर्स लगाते हैं, एक्चुअली कब वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूव करना, जब उस सेंटर ऑफ मास पर हम फोर्स लगाते हैं, तब एक्चुअली वो बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इट इज़ एक्चुअली अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना, समय के साथ, टाइम के साथ वेरी करना एंगुलर वेलोसिटी का, इसे ही हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी का चेंज करना टाइम के रेस्पेक्ट में, और एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी का चेंज करना टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब इनइक्वल वेलोसिटी कवर करता है, वो इनइक्वल वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, सो इसे अगर हम फॉर्मुलेट करना चाहें तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं अल्फ़ा से, और ओमेगा है यहाँ पर हमारा एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा लिखते हैं, एंड टी इज़ आवर टाइम। सो अल्फ़ा इज़ आवर एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बाई टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी, और ओमेगा इज यहाँ पर क्या है हमारा एंगल, सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का एंगल है जिस वेलोसिटी से, जैसे कि हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, प्योरली रोटेशनल मोशन के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट का एक्सिस है, एक्सिस से लेकर पॉइंट तक के बीच का जो एंगल होगा, ओके, जो एंगल होगा उसे ही हमें एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल है। सो सपोज दैट एंगल बी थीटा, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ओमेगा क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई टी। ओके, एंगल डिवाइडेड बाई टी, यानी कि डिस्टेंस जो हम लोग कवर कर रहे हैं जिस एंगल से, वो डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पे है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फ़ा को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई टी डी टी। तो अल्फ़ा का हमारा ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, इट इज़, अगर हम ऐसा सिंपल कहें कि हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं कर रहा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल से इसे समझाने वाली हूँ। सो उससे पहले इसे डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हम सही जगह पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ मास, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसका मास कंसंट्रेटेड है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब तक कि ना हम उस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं तब तक वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है। ये पूरा टॉपिक ही है अबाउट कि हम कहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, किस जगह पर फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Okay, so it is not the force alone but how and where the force is applied is important in rotational motion. rotational motion में तो सबसे ज़रूरी यही है कि हम किस जगह पर उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, यानी कि टॉर्क। टॉर्क इज़ एक्चुअली अ टर्निंग फोर्स को हम एक्चुअली टॉर्क कहते हैं।
हमारा पहला जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था, अगर हम इसका एक सिंपल एग्जांपल लें, सपोज़ ये डोर, अभी मैंने बताया कि एक टर्निंग फोर्स होगा, यानी कि वो ट्विस्टिंग फोर्स भी कह सकते हैं। इस डोर में हम देख सकते हैं कि ये अब यहाँ पर हिंज जॉइंट से ये डोर रोटेट कर रहा है। या अब हमें देखना है कि किस जगह पर हम इस डोर में फोर्स लगाएंगे कि ये डोर ओपन एंड क्लोज होगा। सपोज़ अगर हम इस जगह पर इसे फोर्स लगा रहे हैं, मैं इसे धकेल रही हूँ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही हूँ, तो क्या ये मूव कर रहा है? नो, इट डजेंट मूव। अगर मैं इस जगह पर इसे फोर्स लगा रही हूँ बहुत ज़ोर से, तो क्या ये मूव कर रहा है? नो, इट डजेंट मूव। लेकिन जब मैंने इस पूरे प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, सी दिस, जब मैंने इस प्लेन सरफेस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, देन इट स्टार्ट्स टू मूव। ओके, सो ये एक सिंपल एग्जांपल है। हमने देखा ओपनिंग और क्लोज जो हो रहा है डोर में, तो वो किसी भी एंगल पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो नहीं हो रहा है, उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर जब हम फोर्स लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, तब वो डोर ओपन एंड क्लोज हो रहा है। सो इट इज़ एक्चुअली अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स विच इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स और विच इज़ ऑल्सो नोन एज टॉर्क। ओके, सो इसे अगर हम फॉर्मुलेट करना चाहेंगे तो फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को या फिर टॉर्क को हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू एफ आर, और ये एक वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर यूनिट है। ओके, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। टॉर्क इज एक्चुअली अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर फोर्स इनटू द डिस्टेंस। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ इज इक्वल टू आर और एफ साइन थीटा। यहाँ पर थीटा है हमारा आर और एफ के बीच का एंगल। ओके, जिस एंगल से वो फोर्स लग रहा है वो एंगल। ओके, अगर ये एंगल 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हुआ, हमें समझना पड़ेगा इस बात को। अगर ये हमारा एक प्लेन सरफेस है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया एग्जांपल से, तो अगर वहाँ पे 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री में फोर्स लग रहा है तो वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, वहाँ पर वो मोशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू एफ और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हुआ, तब वो डोर मूव किया, ओपन एंड क्लोज होगा। ओके, तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू इस तरह से बता सकते हैं। और तो हमारा फाइनल टाउ का वैल्यू क्या होगा? एफ इंटू आर। ओके, और एक और छोटा सा एग्जाम्पल डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, विच इज़ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हमने जाना, और अब हम जानेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। इट इज़ एक्चुअली इन ट्रांसलेशन मोशन वी हैव लीनियर मोमेंटम विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। मास और लीनियर वेलोसिटी का ट्रांसलेशन मोशन में, अगर हम थोड़ा ट्रांसलेशन मोशन में जाएं, ट्रांसलेशन मोशन के बारे में बात करें, तो मास और लीनियर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो है हमारा लीनियर मोमेंटम। और अगर हम रोटेशनल मोशन में अगर बात करें, एंगुलर वेलोसिटी आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा रोटेशनल मोशन में, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, वहाँ पर एंगल है, इसीलिए वो एंगुलर मोमेंटम। तो द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट किसका? एंगल और लीनियर मोमेंटम के बीच का। ओके, एंगल और लीनियर मोमेंटम के बीच का प्रोडक्ट है वो क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम को अगर हम लोग एल लेंगे, सपोज दैट एंगुलर मोमेंटम भी एल, सो हम क्या लिख सकते हैं? एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और आर पी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी। एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, लीनियर मोमेंटम एंड जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो होगा एंगुलर मोमेंटम, वो डायरेक्शन। और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ, जैसे कि अभी इससे पहले के एग्जांपल में मैंने बताया, तब एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा आर पी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वो डिस्टेंस इनटू क्या? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। ओके, सो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, और ये जो हमारा आज का चैप्टर है मोशन ऑफ पार्टिकल्स और ऑफ अ रिजिड बॉडी,
इसे मैं 2 एपिसोड में डिस्कस करूँगी। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था। नेक्स्ट एपिसोड में इसके कुछ और टॉपिक्स हैं, उसे भी मैं आप सबके साथ सिंपल वे में शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।